मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगा। जय हिंद। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय संविधान है। तो भारतीय संविधान में हम लोग नागरिकता के बारे में अध्ययन कर रहे थे। नागरिकता में हम लोगों ने कल देखा था नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 तरीके से भारतीयों को मतलब भारतीय नागरिकता दी जाती है, 5 तरीके से, ठीक। और 3 तरीके से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता था। तो ये कल हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था डिटेल में। आज हम लोग उसी में आगे देखेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हम लोग सुनते रहते हैं समाचारों में और इस तरीके से, तो ऐसी शब्दावलियों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। उसी में नागरिकता से संबंधित ही बातें हैं। जैसे इंडियन डायस्पोरा एक शब्द आता है। इंडियन डायस्पोरा कौन होते हैं? तो इंडियन डायस्पोरा मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं जो विदेशों में रह रहे होते हैं, जो विदेशों में रह रहे होते हैं। और उनकी मतलब अगर इतिहास खंगाला जाए पुराना, तो मिलेगा कि उनके पुरखे या पूर्वज पहले कभी भारत में रहते रहे होंगे। तो आज हम लोग इंडियन डायस्पोरा का अध्ययन करेंगे। और दूसरा टॉपिक होगा हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। जो 1955 वाला नागरिकता अधिनियम था उसमें संशोधन हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया। कब कब हुए हैं? 1986 में हुए हैं, 1992 में हुए हैं, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। तो 2019 वाला महत्वपूर्ण है, इससे काफ़ी विवाद हो रहा था उस समय जब ये संशोधन हुआ था। तो उसका भी हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक इंडियन डायस्पोरा और एक CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। तो इंडियन डायस्पोरा क्या है? भारतीय मूल के विदेशी जिनकी जड़ें भारत में हैं, जिनकी जड़ें भारत में हैं, उन्हें कहा जाता है इंडियन डायस्पोरा के लोग। उनको क्या कहा जाता है? इंडियन डायस्पोरा। ऐसे इंडियन डायस्पोरा के अंतर्गत 3 कैटेगरी के व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो NRI, ये काफी प्रचलित शब्द है, लोग सुनते रहते हैं कि ये NRI है। आज समझ जाओगे NRI कौन होते हैं। तो एक तो NRI, एक होता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। कल हालांकि चर्चा भी किया था इसका थोड़ा सा। और एक है OCI, एक OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें देखने में लग रहा है कि ये ऐसे समुद्र पारीय भारतीय हैं जो भारतीय नागरिकता धारण करते हैं। तो ये नागरिकता इनको भारतीय मिलती नहीं है, बल्कि इनको एक दर्जा दिया गया है, समुद्र पारीय भारतीय नागरिक कहा जाता है इनको। तो समुद्र पारीय भारतीय नागरिक, तो ये 3 कैटेगरी हैं, NRI, PIO और OCI, जिनको तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इंडियन डायस्पोरा। सम्मिलित रूप से इंडियन डायस्पोरा कहा जाता है। ये CBSE बोर्ड की 12th क्लास की ज्योग्राफी किताब में इंडियन डायस्पोरा के बारे में थोड़ा बहुत लिखा भी है, दिया भी है, सेकेंड ईयर में अगर पढ़े होगा तुम लोग। तो अब ये NRI जो होते हैं, NRI कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंस इंडियन। ये होते हैं मतलब इनका रेजिडेंस इंडिया में नहीं है, ये वर्तमान समय में कहाँ रह रहे हैं? विदेश में रह रहे हैं। तो नॉन रेजिडेंस हो गए, भारत के नॉन रेजिडेंस हो गए, यहाँ उनका आवास नहीं अभी, मतलब यहाँ नहीं रह रहे हैं। और ये रह कहाँ रहे हैं? विदेश में रहे। लेकिन ऐसे लोगों के पास भारतीय नागरिकता होती है। NRI जो होते हैं उनके पास क्या होती है? भारतीय नागरिकता होती है। वो भारतीय नागरिक होते हैं, लेकिन 6 महीने या उससे अधिक समय से जो है भारत से बाहर रह रहे हैं। एक कभी कभी मतलब संख्या में पूछ लेता है तो 182 दिन या उससे अधिक समय से अगर ये भारत से बाहर रह रहे हैं तो इनको क्या कहा जाता है? NRI, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। NRI इनको कहा जाता है अगर 182 दिन अथवा उससे अधिक समय से कहाँ रह रहे हो? विदेश में रह रहे हो। अब कोई भी विदेश में कोई भी देश हो सकता है, ठीक है। तो और ये होते क्या है? भारतीय होते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? भारत से जब विदेश जाते हैं, चाहे घूमने जा रहे हो, 6 महीने से ज़्यादा रह गए, साल भर, या कोई इलाज कराने चला गया, 6 महीने से ज़्यादा रह गया। ज़्यादातर लोग काम के तलाश में जाते हैं, वर्कर्स ज़्यादातर जाते हैं, चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे ऐसे कामगार हों। तो ये लोग जाते हैं और सालों तक जो है वहाँ नौकरी करते हैं और फिर वापस आते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? NRI कहलाते हैं।
तो जाने के लिए क्या होगा, इनको भारत सरकार पासपोर्ट जारी करता है। इनको भारत सरकार क्या जारी करता है, पासपोर्ट। ठीक है, तो ये पासपोर्ट भारत से बनवा कर ले जाते हैं और जहां जाते हैं उस देश का इनको वीजा मिलता है। जिस देश में जा रहे हैं उस देश से इनको क्या मिलता है, वीजा मिलता है। तो दो चीजों की आवश्यकता होती है, मुख्य रूप से दो डॉक्यूमेंट्स। भारत सरकार इनको क्या जारी करेगी, पासपोर्ट, और जिस देश में जाएंगे वहां पर इनको क्या मिलेगा, वीजा मिलेगा। अब वीजा, कुछ लोग काम के लिए जाते हैं तो वर्किंग वीजा मिल जाता है, कुछ लोग जो है एक्सकर्जन के लिए जाते हैं, पर्यटन के लिए जाते हैं तो उनको जो है टूरिज्म वीजा मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे उनको वो जिस देश में जा रहे हैं उस देश से क्या इशू होता है, वीजा होता है। कंडीशन क्या है, 6 महीने या उससे अधिक, 182 दिन या उससे अधिक दिन तक अगर वो विदेश में रहते हैं तो क्या कहलाएंगे, NRI। ठीक, और बता दिया इसमें कौन कैटेगरी के लोग आते हैं, जो मतलब इलाज कराने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं, काम की तलाश में। भाई हमारे आपके गांव के आसपास के लोग देख, आपने सुन रखा होगा, कुछ सऊदीया में काम कर रहे हैं, कुछ जो है चले गए हैं अपना कुवैत में काम कर रहे हैं, तेल के खदानों में काम कर रहे हैं। तो ये सब कौन है, NRI हैं। अब इनके घर, इनके खानदान, इनका बेटे बच्चे पत्नी माँ बाप सब तो यही है, हिंदुस्तान में ही है, वहां सिर्फ क्या करने गए हैं, काम करने गए हैं। तो ये NRI होते हैं। और भाई वहां पर इनका कोई है नहीं, रहने वाले मोस्टली ज्यादातर यही हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में ही। तो वहां से कमा करके ये क्या भेजते हैं, पैसे भेजते हैं, भारत में पैसे भेजते हैं, जिसको हुंडी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, हुंडी बोलते हैं। तो ये वहां से कमा करके हुंडी भेजते हैं, रिमिटेंस अंग्रेजी में कहते हैं इसको, रिमिटेंस। तो ये एक बहुत बड़ा जो है योगदान है NRI का, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हमारे देश से मतलब बहुत ज़्यादा NRI विदेशों में रहते हैं, कनाडा में, अमेरिका में, सऊदी अरब में, इंग्लैंड में, यूरोप के तमाम देशों में ये सब वहाँ रहते हैं और अच्छे अच्छे पद पे भी रहते हैं। जैसे सुंदर पिच्चई का नाम सुना है तुमने, नहीं सुना है? गूगल का CEO सुंदर पिच्चई भारतीय तो है, NRI है, लेकिन अब जा करके वो बस रच बस गए। पहले शुरुआत में लोग NRI रहते हैं, फिर बाद में जो है होता क्या है, जहाँ रह रहे हैं जिस देश में, अब उस देश की हवा लग गई है, लंबे समय तक वहाँ रहते रहे। तो कंडीशन मैंने बताया था ना कि जो है कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं, अगर ज़्यादा लंबे समय तक आप बिना सूचना दिए चले गए तो फिर भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। तो और कुछ लोगों ने सरेंडर कर दिया, नागरिकता को त्याग दिया, तो उस देश की नागरिकता मिल जाती है, तो यहाँ की नागरिकता को त्याग देते हैं। तो वो फिर NRI नहीं रह जाते हैं, वो फिर किस में आ जाएंगे, PIO में आ जाएंगे या फिर OCI में आ जाएंगे। ठीक है, जब तक भारत की नागरिकता है उनके पास में, तब तक तो वो क्या कहलाएंगे, NRI कहलाएंगे। तो अभी जैसे हमारा एक मित्र है अशोक, वो जो है या वहाँ पर है, क्या नाम है आपका, अफ्रीका की एक कंट्री है, केन्या में है, इंजीनियर है। तो अभी तो फिलहाल वो अकेले हैं वहाँ पर, 1 साल पीछे जो है आते हैं तो भी एक NRI हो गए। कंडीशन मैंने बताया 182 दिन या उससे अधिक, तो 1 साल बाद आते हैं, 1 साल तक वहाँ रह जाते हैं, तो फिर वो भी NRI हो गए। और कुछ समय बाद में अगर वहाँ की नागरिकता मिल गई या वहाँ उनको अच्छा पैकेज हमेशा मिलता रहा तो अपना परिवार भी शिफ्ट कर लेंगे हो सकता है, तो फिर वो NRI से क्या बन जाएंगे, PIO। अब PIO तो खैर खत्म कर दिया गया, फिर वो क्या बन जाएंगे, OCI बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसे समझ गए। NRI के लिए क्या कंडीशन है, भारत सरकार इनको पासपोर्ट जारी करती है और जिस देश में जाते हैं उन्हें वहाँ से वीजा मिलता है। ठीक है, और इनके लिए मतलब एक समय सीमा रखी गई है कि 6 महीने, अर्थात अगर दिनों में काउंटिंग करोगे तो 182 दिन। ठीक, तो 182 दिन या उससे अधिक जो है अगर भारत की धरती से बाहर रहते हैं किसी भी देश में तो वो NRI कहलाते हैं। तो इसमें काम वाले ज़्यादा, कामगार ज़्यादा लोग रहते हैं और ये लोग वहाँ से कमा करके हिंदुस्तान को रिमिटेंस भेजते हैं। और एक मजे की बात है कि इस रिमिटेंस पे सरकार टैक्स नहीं लेती है, सरकार जो है टैक्स नहीं लेती है। तो एक बहुत भारी इनकम भारतीय मतलब क्षेत्र में आता है पैसा रिमिटेंस के रूप में। जैसे हमारे मामा का एक लड़का था, कुछ समय तक वो सऊदीया चला गया, अब वहाँ गया, अब जो है यहाँ से तो गया था कि 1-2 साल पीछे आ जाएंगे, और वहाँ किसी कारणवश जो है वहाँ से मतलब कंपनी छोड़ ही नहीं रही थी, तो वीज़ा को बढ़वाया। अब वीज़ा अगर ख़त्म हो जाएगा और किसी देश में रह रहे हो, वीज़ा का तो टाइम होता है कि कितने दिन का आपने वीज़ा बनवाया, 2 साल का, 3 साल का, और वीज़ा का टाइम अगर खत्म हो गया तो फिर आप अवैध प्रवासी माने जाओगे। भाई डॉक्यूमेंट्स वैलिड नहीं तो अवैध माने जाओगे, चाहे भारत में रहने के लिए हो चाहे विदेश में रहने के लिए, तो वहाँ के लिए अवैध हो जाओगे। तो कुछ समय तक तो अवैध रहा है, फिर बाद में वीज़ा उजा डॉक्यूमेंट सही करवाया है, तब वहाँ से फिर वापस आया है 4-5 साल बाद जो है अब आकर के यहाँ आए। तो उस समय तक वो NRI था कि नहीं, और अच्छा खासा पैसा कमा कर भेजता था अपने घर में जो है।
तो ऐसे बहुत बहुत लोग पैसे भेजते हैं और अच्छा खासा जो है रकम आती है और लोग अपना जो है बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। मैंने बहुतों को देखा इस तरीके से विदेश में रहते हुए पैसा भेजते हैं और बन जाते हैं यहाँ। तो फिर ये जो है एनआरआई होते हैं। दूसरी कैटेगरी है पीआईओ की। दूसरी कैटेगरी किसकी है? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये इनको भारत की नागरिकता इनके पास नहीं है, इनके पास भारत की नागरिकता नहीं। अगर इनकी हम जड़ें खोदें तो दादा परदादा उनके कहाँ रहे होंगे, दादा के भी बाप यानी परदादा वगैरह इनका हिंदुस्तान से नाता रहा होगा, हिंदुस्तानी ओरिजिन के रहे होंगे। इनका जन्म, इनके दादा परदादा का जन्म कहाँ रहा होगा? हिंदुस्तान में। और वो जो है लंबे समय से भारत से नहीं, मतलब भारत में नहीं रहे, तो फिर भारत की सिटीजनशिप समाप्त हो गई, नागरिकता। तो ये जिस देश में रह रहे हैं तो उस देश के नागरिक हो गए। लेकिन इनको जो है हम लोग क्या कहते हैं? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ऐसे लोग, अब यही एनआरआई जो अभी तो एनआरआई हैं, लेकिन लंबे समय तक वो वहां रहेंगे और जो है भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, तो ये भी जो है पीआईओ में आ जाएंगे। तो ये होते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और ऐसा मैंने बताया था कल कि अंग्रेज सरकार के समय भारत से काम करवाने के लिए जो है मजदूरों को, खास करके उड़ीसा और बिहार वाले क्षेत्र से जो मजदूर होते थे उनको लेकर के जाते थे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाले देशों में, जैसे आपका मॉरिशस हो गया और आपका सिंगापुर, मलेशिया, इन क्षेत्रों में गन्ने की खेती करवाते थे इन लोगों से। ठीक है, तो वहां जा करके ये बस गए और ये मतलब बता था गिरमिटिया मजदूर होते थे जो एग्रीमेंट के तहत जाते थे, तो इनको गिरमिटिया कहा जाता था। तो ये गिरमिटिया मजदूर जो है उन देशों में जाकर बस गए और वहीं इनका अपना परिवार जो है बस गया धीरे धीरे करके। तो अब अभी तो ये मॉरिशस वगैरह में, वहाँ तो बिहार के बहुत सारे बिहारी हैं और वहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक भी यही बिहारी बनते हैं जो काम करने गए थे, सिर्फ मजदूरी करने, गन्ने की प्लांटेशन में खेती कर मतलब काम करने के लिए अंग्रेजों द्वारा भेजे गए थे। लेकिन आज वहाँ पर वही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? पीआईओ के अंतर्गत। इनके मतलब अगर इनके पूर्वजों को खोजा जाए, खोद करके निकाला जाए, तो किसी न किसी भारत के गाँव में या किसी शहर में उनके पुरखे की जो है मतलब जमीन जायदाद या कुछ जो है उनका अस्तित्व मिलेगा। तो ऐसे लोग कहलाते हैं पीआईओ। नाम ही है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय जो है मूल के विदेशी नागरिक। ठीक, तो इसको प्रारंभ किया गया था, ये पद दिया गया है, पीआईओ एक पद है और इस पद को दिया गया है 2002 से। तो प्रश्न यहाँ से आता है कि पीआईओ पद कब से दिया गया है? 2002 से दिया गया है। ठीक है, और इनको सरकार एक कार्ड बनाकर देती थी, पीआईओ कार्ड। ठीक है, तो पीआईओ कार्ड जैसे हम लोग आधार कार्ड इशू होता है, ऐसे इन लोगों को एक कार्ड दिया जाता था, पीआईओ कार्ड। अब ये पीआईओ कार्ड लेकर के भारत घूमने आते थे। भारत में इनका जो है, इनके साथ कोई भेद मतलब बहुत सारी चीज़ों में भेद नहीं किया जाता था। जैसे आप अगर कोई विदेशी नागरिक आया ताजमहल देखने जाएगा, तो ताजमहल हम लोगों के लिए तो अब शायद कितना 50 रुपये टिकट है, और अगर अंदर कब्र देखने जाते हो तो 200 और अलग से लेते हैं, 250 मान लो। पहले तो 20 रुपये था जब हम शुरुआत में ताजमहल देखने गए पहले, अब 50 रुपये टिकट हो गया है और खाली बाहर घूमने का। और अगर अंदर कब्र में जा रहे हो, जो सुंदर सा बना हुआ ताजमहल, उसमें जा रहे हो तो 200 रुपये की टिकट और ले लो। नहीं, पहले इतना नहीं लगता था। और विदेशियों के लिए, विदेशी जो आते हैं उनके लिए उस समय 500 था, 20 रुपये के समय, अब तो जाने हजारों होगा, हमको लगता है टिकट और ज़्यादा होगा। लेकिन अगर ये एनआरआई होंगे या पीआईओ होंगे या ओसीआई होंगे तो इनको वही टिकट मिलेगा उसी रेट पे जितने रेट पे हमको मिल रहा है, भारतीयों को मिल रहा है। इनको हम मतलब विदेशियों के तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे कि इनसे हम 500 रुपये वाला टिकट देंगे ताजमहल देखने के लिए, किला देखने के लिए, तो इनको हम टिकट उसी रेट का देंगे जिस रेट का भारतीयों को देते हैं। तो इनको एक छूट मिल गई कि नहीं। और इसके अलावा ये जो है, अब ये कैसे इनको मिलेगा? क्योंकि इनके पास ये कार्ड होगा, कौन सा? पीआईओ। ये कार्ड दिखाएंगे, कहेंगे भैया तुम्हारे सरकार ने ये कार्ड हमको दिया है, मैं पीआईओ हूँ और जो है मुझे इसी रेट पे टिकट दे दो, तो उनको टिकट इसी रेट पे दे दिया जाएगा। और बहुत सारी सहूलियत। अब ऐसा थोड़ी नहीं, अब ये नागरिक नहीं तो इनको यहाँ कहा जाएगा तुम वोट भी डाल लो, ये वोट नहीं डाल सकते हैं, ना ही इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इनके साथ क्या है, एनआरआई, ये वोट डाल सकते हैं क्योंकि इनके पास भारतीय नागरिकता है। और भारतीय नागरिकता अगर किसी के पास है तो उसके पास अधिकार है कि नहीं, वो वोट भी डाल सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, जज भी बन सकता है। तो एनआरआई ये बन सकते हैं, लेकिन ओसीआई और पीआईओ ये नहीं बन सकते हैं क्योंकि इनकी नागरिकता भारत की नहीं है। इनको तो एक विशेष दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? एक विशेष दर्जा दिया गया है कि इस दर्जा के तहत आपको जो है कुछ सहूलियत
कुछ छूट मिलेगी। अगर भारत आते हो तो आपको ये सारी छूट, कुछ सहूलियत मिलेगी, जैसे कि मतलब आप इनके लिए एक वीजा आजीवन कर दिया कि ऐसा नहीं कि हर बार आप जब भी आओ तो वीजा आपको लेना पड़ेगा। आप एक बार आए और आपका वीजा बन गया तो आजीवन वो वीजा काम करेगा। किनको? OCI, PIO, इन लोगों को वीजा एक ही बार जारी कर दिया जाएगा जो आजीवन काम करेगा। लेकिन अगर कोई फ्रांस का व्यक्ति आ रहा है, कोई इंग्लैंड का व्यक्ति आ रहा है, तो वो जब आएगा तब उसको वीजा बनवाना पड़ेगा, वीजा लेना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए और एक सरकार ने और नई सुविधा कर दी, ऑन अराइवल वीजा, कि आने पर वीजा लो। वैसे तो पहले वीजा की प्रक्रिया पहले इशू करानी पड़ती थी अपने देश में रहते हुए, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप भारत घूमने आ रहे हो, आ जाओ, आपका स्वागत है, और आते ही तुरंत यहाँ पर आपको ऑनलाइन वीजा दे दी जाएगी। तो ऑन अराइवल वीजा, ये सब सुविधा दी जा रही है। और इसके अलावा जो है नागरिकता अगर लेना है इन लोगों को, जो भारतीय ओरिजिन के हैं, इनको अगर नागरिक बनना है भारत का, तो फिर पंजीकरण द्वारा नागरिक बन सकते हैं। वैसे तो पंजीकरण द्वारा, अगर ये कार्ड धारक है, PIO कार्ड धारक है या OCI कार्ड धारक है, तो ये पंजीकरण द्वारा नागरिक बनेंगे। लेकिन पहले तो पंजीकरण द्वारा सामान्य रूप से क्या है, 7 वर्ष आप निवास करना पड़ेगा भारत में। कितने वर्ष? 7 वर्ष, ठीक है। उसके बाद ही आप फॉर्म भर सकते हो पंजीकरण का। लेकिन इनके लिए 2 वर्ष की क्या कर दी गई छूट, कि 2 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष आप निवास करो और भारत के नागरिक बन सकते हो। तो ये सब कुछ इनको क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। किसको? PIO को और OCI। तो ये PIO हो गया। अब ये OCI क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज एक नया पद दिया गया है। हाँ, ये PIO ही, ये भी क्या है, वही है, लेकिन एक नया पद दे दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इनको कहा जाता है समुद्र पारीय भारतीय नागरिक। क्या कहा जाता है? समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता है इनके पास में है। ये हालांकि नागरिक नहीं, मतलब भारत के नागरिक नहीं है, लेकिन एक पद है और शब्द नागरिकता दे दी गया है। अब ये जो है, ये शब्द कैसे आया, किसने सुझाव दिया था? तो एक समिति गठित की गई थी लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में, LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी के नेतृत्व में। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर 2003 में OCI का दर्जा दिया गया। जो भारतीय मूल के विदेश में रह रहे थे उनको OCI का दर्जा कैसे दिया गया? तो LM सिंघवी के रिपोर्ट के आधार पे। तो प्रश्न यहां से बनेगा, OCI का दर्जा किसके रिपोर्ट के आधार पे है? LM सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी की रिपोर्ट के आधार पे। और ये दर्जा कब दिया गया? 2003 में। और सब पहले जो है 16 देशों को, लोगों को दिया गया। पहले किसको, कितने देशों को दिया गया? 16 देशों में जो PIO थे। कौन थे? PIO, जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के 16 देशों में जो थे। अब कोई अलग से तो कोई है नहीं, व्यक्ति वही है। कौन? PIO ही है। तो कुछ PIO को जो है 2003 से एक नया दर्जा दिया गया, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और ये कब से शुरू हुआ? 2003 से। ये प्रारंभ हुआ था 2002 से और ये प्रारंभ हुआ 2003 से। तो शुरुआत में लिमिटेड देशों में 16 देशों में खोला गया, और 2005 में इसमें जो है पूरे संसार को, जितने भी दुनिया के देश थे, उन देशों में जो भारतीय मूल के लोग थे, रह रहे थे, सबको दे दिया गया क्या? OCI का दर्जा। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं इसमें रखा गया। क्यों? क्योंकि भैया पाकिस्तान और बांग्लादेश तो भारत के ही मूल के हैं। वो तो सारे कहेंगे भैया हमको OCI दे दो, क्योंकि वो सब कहाँ से जन्म हुआ है? भारत से ही तो जन्म हुए हैं सबके, तो वो भारतीय मूल के ही तो कहलाएंगे। तो ये 2 अपवाद थे, इन 2 अपवाद देशों को छोड़ा गया। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि OCI में किन देशों को नहीं शामिल किया गया है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को इसमें नहीं शामिल किया गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो इसके पीछे कारण यही है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म भारत से ही हुआ है। अगर इसके आधार पे तो हर पाकिस्तानी कहेगा कि भैया हमको OCI दो, हमको OCI का दर्जा दो। अब OCI का दर्जा जब मिल जाएगा तो फिर उनको ये सारी चीजें छूट मिल जाएंगी, नागरिकता में और स्मारकों में घूमने का, अराइवल वीजा, आजीवन वीजा सब मिल जाएगा इनको। तो सरकार ने इन 2 देशों को इसमें नहीं शामिल किया। कब? 2005 में। बाकी जितने भी देश हैं दुनिया के, जहां भी भारत के लोग रह रहे हैं, भारतीय मूल के, उनको जो है OCI का दर्जा दिया गया और उन्हें जो है OCI कार्ड जारी किया गया। इनको PIO कार्ड जारी किया गया, इन्हें कौन सा कार्ड जारी किया गया? OCI। उस तरीके से कार्ड पे लिखा रहता है पूरा जो है उनका बायोडाटा, और OCI लिखा रहता है। 2015 में एक संशोधन किया गया, PIO को OCI के साथ जो है विलय कर दिया गया। PIO को अब खत्म कर दिया गया। 2015 में PIO को क्या कर दिया गया? खत्म। अब सिर्फ एक ही नागरिक होगा जो विदेश में भारतीय मूल का होगा, जिसको क्या कहा जाएगा? OCI। तो PIO अब खत्म है, अब क्या चल रहा है? सिर्फ OCI।
अब 2 ही बचे हैं इंडियन डायस्पोरा में, एक एनआरआई बचा है और एक क्या बचा है, ओसीआई। तो वर्तमान समय में इंडियन डायस्पोरा में 2 ही तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, एनआरआई और ओसीआई। ठीक है, तो 2015 में पीआईओ को ओसीआई में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया और एक ही कार्ड अब जारी किया जाता है, ओसीआई। पहले तो पीआईओ कार्ड जारी किया जाता था और ओसीआई अलग जारी किया जाता था, अब एक ही कार्ड ओसीआई जारी किया जाता है। तो ये सब जो है, ये तीनों क्या हो गए, इंडियन डायस्पोरा के लोग हो गए। ठीक, अब न्यूज़पेपर पढ़ना, अगर ये शब्द आएगा तो अब समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगी। अब इनको कुछ सुविधाएं जो मैंने बताया अभी, जैसे आजीवन वीजा मिलता है, ऑन अराइवल वीजा मिलता है, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, पीआईओ और ओसीआई। स्मारकों में जो है छूट शुल्क वगैरह में, कहीं अगर ताजमहल घूमने गए या किसी ऐतिहासिक स्थल या किसी पार्क वगैरह में घूमने गए जहाँ टिकट लगता है, तो भारतीयों जैसा ही इनके साथ व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, पंजीकरण में, नागरिकता के पंजीकरण में इनको 5 वर्ष में ही जो है 2 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा इन सबको, इनके लिए जो है एनआरआई और ओसीआई, अब तो पीआईओ खत्म है, और इनके लिए जो है भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है। क्या करती है, प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करती है। कहती है भैया तुम लोग भारत के ही हो, तो तुमको हम तुम्हारे सम्मान के लिए, तुम्हारे स्वागत के लिए हम एक दिन घोषित करते हैं, प्रवासी भारतीय दिन। और वो दिन कौन सी होगी, गांधी जी जिस दिन भारत आए थे, कौन सी तारीख को आए थे भारत, 1915 में तो आए थे, सन था, लेकिन कौन से तारीख को आए थे, 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से मुंबई पहुंचे थे 9 जनवरी 1915 को। तो 1915 को, मतलब 9 जनवरी को ही भारत सरकार ने प्रवासियों के लिए एक दिवस घोषित कर दिया, प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, 9 जनवरी 1900 नहीं, हर साल मनाया जाता है। ठीक, 1915 में तो गांधी जी आए थे। ठीक, तो इसलिए प्रवासी दिवस घोषित किया गया। और अब सिर्फ मनाया नहीं जाता है, अब क्या किया जाता है, जो जितने प्रवासी हैं, चाहे एनआरआई हो, पीआईओ हो, पीआईओ तो खत्म, ओसीआई हो, इन सबको इनवाइट किया जाता है, इन सबको भारत में बुलाया जाता है। तो 2-3 दिन का कार्यक्रम चलता है, कभी 7 जनवरी शुरू हो जाता है, 10 जनवरी तक चलता है, कभी 8 जनवरी शुरू हो जाता है, 9-10 जनवरी तक चलता है। तो एक कार्यक्रम चलता है, उसमें इन लोगों को बुलाया जाता है, सब लोग अपने अपने विचार, सब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं। ठीक है, और उसमें जो है सारे सिस्टम भारत सरकार के लोग जा करके बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं। तो इसके अलावा उसमें कुछ लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है, उन लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया जाता है, कुछ लोगों को उसमें चुन करके। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिवस मनाया जाता है। और ये मनाया कब से जा रहा है, 2003 से, जब से ओसीआई प्रारंभ हुआ, तभी से क्या मनाया जाने लगा, प्रवासी भारतीय दिवस। इनके स्वागत के लिए इंडियन डायस्पोरा के स्वागत के लिए 2003 से ही, उसी समय से। और यही जो लक्ष्मीमल सिंघवी थे, जिन्होंने ओसीआई का दर्जा दिया था, इन्होंने ही कहा कि जो है भैया इनके सम्मान के लिए भारत सरकार को क्या मनाना चाहिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाना चाहिए। तो ये 2003 से हर साल मनाया जाता था प्रवासी भारतीय दिवस, लेकिन 2015 के बाद से इसको 2 वर्षीय कर दिया गया, 1 वर्ष गैप के बाद मनाया जाता है। तो अभी जो 16वां मनाया गया था, 2021 में मनाया गया था नई दिल्ली में। तो करंट में प्रश्न पूछा जाता है, 16वां प्रवासी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, लेकिन उस समय कोविड चल रहा था। क्या चल रहा था, कोविड। तो भौतिक रूप से विदेश के लोग नहीं आए थे, सरकार ने वर्चुअल मीटिंग की थी, मतलब ऑनलाइन बैठ करके, और जिन लोगों को निमंत्रण दिया गया था प्रवासी सम्मान दिवस में, तो उन सबको जोड़ा गया ऑनलाइन और वहां वार्ता हुई थी। लेकिन वेन्यू क्या रखा गया था, स्थान नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में भारत सरकार की मंत्रालय के लोग बैठ करके और प्रवासी लोगों के साथ में मीटिंग किए थे। कब, 2021 में। तो 16वां सम्मेलन हुआ था, और जो 17वां होगा अब 2 वर्ष बाद होना है, तो 17वां कब होगा, 2023 में। और 23 में होगा तो कब होगा, जनवरी में ही। तो जनवरी में 8 तारीख से लेकर 10 तारीख तक ये कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, जो कहाँ होगा, इंदौर में होगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। तो ये करंट का मुद्दा है। तो 17वां जो सम्मेलन होगा वो 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में जो है कहाँ संपन्न होगा, इंदौर में। ठीक है, अब ये हर 2 वर्ष पर मनाया जाता है, पहले हर वर्ष मनाया जाता था, तो इसलिए 2003 से प्रारंभ हुआ है। तो ये 17वां जो है सम्मेलन होगा अभी इस साल का। तो ये तो हो गया प्रवासी भारतीय दिवस से संबंधित। अब जो हम लोग दूसरा टॉपिक हमारा है CAA 2019, भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें देखो, ये उस समय जब संशोधन किया था नागरिकता में, तो बहुत गर्म मुद्दा हुआ था। इसमें क्या किया था
3 चीजों को संशोधित किया था। अवैध प्रवासी की परिभाषा बदली गई थी। अवैध प्रवासी किसको कहेंगे? जो जिसके पास पासपोर्ट नहीं हो, वीजा नहीं हो और भारत में आकर के रहने लगे, तो उसको क्या कहेंगे? अवैध प्रवासी। ठीक है, तो अवैध प्रवासी की परिभाषा बदली गई। दूसरी बात, देशीकरण द्वारा जो नागरिकता ली जाती थी उसमें संशोधन किया गया। और तीसरी बात, जो ओसीआई कार्ड धारक थे, अब ऐसा थोड़ा नहीं कि ओसीआई कार्ड एक बार सरकार ने दे दिया तो कहा भैया तुम कुछ गलत हरकत करोगे, पता चले तुम भारत के खिलाफ ही कुछ काम कर रहे हो तो तुम्हारी नागरिकता नहीं मतलब ओसीआई कार्ड नहीं छीनेंगे। तो ऐसे लोगों की ओसीआई कार्ड भी सरकार छीन लेती थी। तो उसमें थोड़ा संशोधन किया गया कि उसके कार्ड को खत्म करने से पहले उनको जो है सुनवाई का मौका दिया जाएगा। तो 3 प्रकार के संशोधन हुए थे। कब? 2019 में 3 प्रकार के संशोधन हुए थे, जिसको कहते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। और ये किसमें संशोधन किया गया था? नागरिकता अधिनियम 1955 वाले में। किसमें संशोधन हुआ था? 1955 वाले। अब जितने भी संशोधन होंगे 1955 वाले में ही तो होंगे। तो 1955 के एक्ट में संशोधन किया गया था 2019 में। ठीक, तो अवैध प्रवासी में इसकी परिभाषा जो बदली गई थी, क्या बदली गई थी? तो इसमें 2 परिवर्तन किया गया था। 3 देशों के लिए और 6 धर्मों के लिए परिभाषा बदल दी गई थी। 3 देशों के लिए और 6 धर्मों के लिए। 3 देश कौन कौन से थे? अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के लिए जो है परिभाषा बदल दी गई थी। और इन 3 देशों में से, दोनों मिला करके इन 3 देशों में से 6 धर्मों के लिए, कौन कौन से 6 धर्म? हिंदू, सिख, ठीक है, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। तो ये 6 धर्म, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। अब इसमें देख रहे हो मुस्लिम नहीं है, इसमें कौन नहीं है? मुस्लिम नहीं। इसीलिए विवाद खड़ा हो गया था। इसीलिए क्या खड़ा हो गया था? विवाद। जब ये संशोधन हुआ था तो ये विवाद खड़ा हो गया था। ये क्यों चेंज किया गया अभी समझाता हूं। परिभाषा क्यों चेंज किया गया इन 3 देशों से और इन धर्मों के लिए? क्योंकि ऐसा देखा जा रहा था इस दौरान कि यहाँ से जो भी अवैध प्रवासी आ रहे हैं वो सताए हुए आ रहे हैं, इन देशों से सताए हुए, वहां पे ज्यादा परेशान किया जाता है। ठीक है, ये तीनों देश ऐसे हैं जो एक विशेष धर्म को मानने वाले हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, इनका संविधान ही जो है धर्म पर आधारित है। तो ये जो माइनॉरिटीज थे, ये 6 प्रकार के क्या थे? वहां अल्पसंख्यक थे, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। तो ये वहां के क्या थे? अल्पसंख्यक थे। तो इनको कहीं ना कहीं सताया जा रहा होगा, तो इसलिए वो वहां से छोड़ करके अवैध रूप से, अब उनके पास न वीजा है न पासपोर्ट है, और भाग करके कहाँ आ रहे थे? भारत में आ रहे थे। तो सरकार ने कहा भैया ऐसा है, इनकी अवैध प्रवासी की परिभाषा हम बदल देते हैं। पहले क्या था? अवैध प्रवासी अगर पकड़ा जाता था तो जेल हो जाती थी, उसको जो है दिक्कत होती थी, जुर्माना लगता था, तमाम प्रॉब्लम। तो इसलिए कहा कि जो यहाँ से लोग भाग कर आएंगे और इस धर्म से होंगे, अगर वो मुस्लिम है तो वो अवैध प्रवासी माना जाएगा, लेकिन अगर इन 6 धर्मों से हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, इन 6 में से किसी भी धर्म का है और इन 3 देशों से है, तो फिर उसको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, उसको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ये परिभाषा में परिवर्तन किया गया था। उसके पीछे कारण यही था, ऐसा देखा जा रहा था कि इन लोगों को वहां सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो इस वजह से भारत अगर आ रहे हैं तो इनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और इनके लिए एक संशोधन और किया गया कि ये भारत के नागरिक बन सकते हैं, ये अवैध प्रवासी जो आ रहे हैं इन देशों से, इन 3 देशों से और 6 धर्मों से, तो इनके लिए जो भारत में, अब ये चूंकि भारतीय ओरिजिन के नहीं माने जाएंगे, तो ये इनके लिए क्या प्रावधान किया गया था कि 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष भारत में रह रहा हो और फार्म भरने से पहले 12 महीने तक वो भारत में रहा हो, तो भारत का नागरिक वो बन सकता है। जो किसके लिए है? कोई भी विदेशी के लिए है। तो इनको विदेशी ही माना गया, ये अवैध प्रवासी जो इन देशों से आ रहे हैं, इन धर्मों से आ रहे हैं। तो इनके लिए कहा गया कि आपके लिए भारत की नागरिकता लेनी है तो थोड़ा सा सहूलियत दे देते हैं। जो 11 वर्ष का प्रावधान था उसे खत्म करके हम 5 वर्ष कर देते हैं। यानी आपको 5 वर्ष कम से कम भारत रहना होगा और रजिस्ट्रेशन से पहले 12 महीने तक रहना होगा। वो तो कंडीशन रहेगी, रजिस्ट्रेशन से पहले 12 महीने तक तो कंटिन्यू रहना पड़ेगा, लेकिन 11 वर्ष की जगह अब वनवास कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है। पहले तो वनवास था 11 वर्ष का, किसके लिए? दूसरे देशों के लिए।
अन्य देश, इन 3 देशों को छोड़ करके अन्य देशों के जो अवैध प्रवासी आएंगे उसके लिए नागरिकता लेने के लिए तो यही प्रावधान रहेगा पुराना वाला कि 14 वर्ष 11 वर्ष, 14 वर्ष में से 11 वर्ष, और अभी शुरुआत में जब लेना है तो 12 माह तक कंटिन्यू रहना पड़ेगा। लेकिन इनके लिए, इन 3 देशों और इन 6 धर्मों वालों के लिए ये छूट दिया गया कि अब तुमको 11 वर्ष के लिए नहीं वनवास भोगना पड़ेगा, 5 वर्ष ही रहना पड़ेगा और आपको नागरिकता मिल जाएगी। और तीसरा संशोधन OCI कार्ड धारकों के निरस्तीकरण पे किया गया था। अभी क्या होता था कि जैसे लगता था कि कोई OCI कार्ड धारक किसी भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो उसका कार्ड तुरंत क्या कर दिया जाता था, निरस्त। लेकिन अब संशोधन करके कहा गया कि उनको भी सुनवाई का मौका दिया जाएगा, पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। तो ये 3 संशोधन किए गए CAA 2019 में। हमारे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये टॉप पॉइंट जो है इंडियन डायस्पोरा और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये टॉपिक। अब नागरिकता का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है, शायद 3 क्लास हुई है ना। तो अब यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न चाहे लिखने के लिए आ जाए किसी परीक्षा में, चाहे मल्टीपल चॉइस वाले MCQ क्वेश्चन आ जाए, टिक मार्क वाले, कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएंगे। उठा करके देख लेना, जितने भी परीक्षाएं हुई हैं सब में इन्हीं के अंदर आते हैं, क्योंकि इतना मैं मग करके आता हूँ सारी परीक्षाओं के पेपर्स को देख करके, और सारा जो है एक किताब से नहीं, कुछ फैक्ट्स इधर उधर से कलेक्ट करके फिर बनाता हूँ अपना ये लेक्चर, तब जा करके तैयार होता है तुम्हारे लिए। बिल्कुल मतलब रामबाण और क्या कहेंगे, ब्रह्मास्त्र तैयार होता है, रामबाण नहीं ब्रह्मास्त्र तैयार होता है कि कहीं से इससे बाहर नहीं आएगा किसी भी परीक्षा में।